जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करते हैं एनसीसी, स्पोर्ट्स, कैंपस सिलेक्शन, जॉब। ये सब डिटेल्स हम पीआई की फॉर्म में कैसे भरें और कैसे कई कैंडिडेट्स इन सारी डिटेल्स को पीआई की फॉर्म में गलत तरीके से भर रहे हैं और आईओ पर एक गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। पीआई की फॉर्म के 8th कॉलम में कैंडिडेट की पर्सनल फिजिकल डिटेल्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि हाइट, वेट और एज। इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही इन डिटेल्स के थ्रू कैंडिडेट के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं और एक मेंटल इमेज बना सकते हैं, जिससे उसके एक्शंस जो उसने सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी या फिर इंटरव्यू में बताता है। जैसे कि अगर आपके पास में एसआरटी में कोई सिचुएशन आती है या फिर टीएटी में कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको एक या एक से अधिक लोगों से डील करना पड़ रहा है, कुछ गुंडे हैं उनसे डील करना पड़ रहा है, तो आप उनसे कैसे डील करोगे? जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास में नेसेसरी स्किल्स और फिजिकल बिल्डअप होगा तभी, और करेज होगा तभी आप उन लोगों से डील कर पाएंगे। आपका करेज क्वेश्चन यहाँ चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकली वीकर हैं, आपकी हाइट भी उतनी ज्यादा नहीं है, आपका वेट भी उतना ज्यादा नहीं है, और आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट में या स्पोर्ट्स में आपने किसी तरह की फिजिकल कराटे या फिर इस तरह का कोई स्पोर्ट्स नहीं किया हो, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है कि आप ऐसे बंदों से जाके डायरेक्ट भिड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत नेसेसरी क्राइटेरिया है और ये सब चीजें आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, टीएटी में और इंटरव्यू और एसजीटी में ये सब चीजें आपस में कोरिलेट होती हैं और वो ये चेक कर लेते हैं, एक इमेज बन जाती है उनके दिमाग में। 9th कॉलम में पूछा गया है कि कैंडिडेट कोई जॉब करता है या नहीं, अगर करता है तो उसकी इनकम क्या है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी जॉब के साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, जैसे कि ट्यूशंस दे रहा है या किसी और तरह की पार्ट टाइम जॉब दे रहा है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आईओ जज कर लेता है। और भी बहुत सारी OLQs होती हैं जो आईओ परसीव करता है ऐसे बंदे के बारे में। लेकिन ये फैक्टर अगेन डिपेंड करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका घर कैसा है, उसकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। कई कैंडिडेट्स फैमिली फाइनेंशियल इनकम अच्छी ना होने की वजह से करते हैं और कई इंडिपेंडेंट होने के लिए करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स बिल्डअप होते हैं। यूजुअली कोई भी एडल्ट कैंडिडेट है जो सीडीएस या एफकेट वाले, फिर दूसरी टेक्निकल एंट्रीज वाले, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपने एक्सपेंसेस खुद ही बेयर करना स्टार्ट कर दें। अगर वो कोई भी काम करते हैं, कोई पार्ट टाइम काम करते हैं या फिर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि वो किस तरह का काम है, उसमें लीडरशिप रोल्स हैं या नहीं, उनकी नॉलेज कितनी है उस काम को करने में, उनका पैशन क्या है, इनकम कितनी जनरेट होती है, उनका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो टाइम में, जो जॉब और स्टडीज में। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं एनसीसी की। तो एनसीसी के बारे में कई सारी डिटेल्स पूछी गई हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीसी एक सिंपल कैडेट की कॉलेज लाइफ को एडवेंचरस और थ्रिलिंग बना देता है। 3 या 4 साल के लिए उन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करना सिखाया जाता है, अपनी प्रायोरिटीज को स्ट्रेट करना सिखाया जाता है, उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, स्मॉल आर्म्स में परेड्स वगैरह के बारे में फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं। तो क्या होता है एनसीसी में आगे, ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। वो स्कूल के टाइम में या फिर कॉलेज के टाइम में उस आर्म्ड फोर्सेस के माहौल का टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एनसीसी सबसे बड़ी वॉलेंटियर यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के। हालांकि एनसीसी वाले बंदों की, सैनिक स्कूल वाले बंदों की और मिलिट्री स्कूल वाले लोगों से ऑटोमेटिकली एसएसबी की थोड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगेन, एक सिंपल बंदा एक तरफ है और एक एनसीसी या फिर दूसरे वाले बंदे एक तरफ है, उनको एक ही पैरामीटर पर नहीं तोला जाएगा, उनके पैरामीटर्स अलग रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा सैनिक स्कूल में पढ़ा है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा है या फिर एनसीसी में रहा है, उसकी नॉलेज और अवेयरनेस बाकी लोगों से काफी अलग होगी। एनसीसी में होने पर आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें डिसिप्लिन होता है, इसीलिए बार सिर्फ आपके लिए रेज होता है। आपको इसमें पीआई की फॉर्म में एनसीसी गिविंग के बारे में, आपकी ड्यूरेशन के बारे में, जो सर्टिफिकेट्स आपने ऑब्टेन किए हैं, जो कोर्सेज आपने किए हैं, क्या डिवीजन आपको मिली है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। और ये सारी डिटेल्स देखकर आईओ या फिर कोई भी इंसान आपकी एनसीसी लाइफ के बारे में कितनी वो चैलेंजिंग रही है एक अंदाजा लगा सकता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। हम सभी को पता है कि आर्म फोर्सेस में स्पोर्ट्स को वेटेज बहुत दिया जाता है। ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, खासकर टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके अंदर OLQs और उससे रिलेटेड क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। ग्रुप स्पोर्ट्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स,
team efforts, organizing ability, sense of responsibility, withholding and playing under pressure with a calm mind, tactical playing and nurturing one's personality, ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से की जाती हैं। तो जब आप ये स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्बाइब हो जाती हैं। विजुअल बेनिफिट ये है कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, वो नेचुरली हो जाती है। और लेकिन दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और OLQs ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। फिजिकल फिटनेस जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो ये आपको चांस मिलता है उसको इनहेंस करने का। जब भी आप स्पोर्ट खेलते हैं किसी प्रोफेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी एबिलिटी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, डेडिकेशन टू प्रूव योरसेल्फ, ये सारे के सारी बहुत ही अच्छी होंगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तब भी आपके चांसेस उतने ही हैं रिकमेंड होने के। स्पोर्ट्स में एक्टिव होने पर बस आपके अंदर OLQs ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो बाकी लोगों को काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उन OLQs के लिए। लेकिन इसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप एक इफिशिएंट लीडर होंगे। जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं उन्हें ये समझना चाहिए, उन्हें ये एक ऐसा रीजन लेके आना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, डिस्पाइट कि स्पोर्ट्स आपके करिकुलम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये बताना चाहिए, आपको एक रैशनल रीजन तैयार रखना चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स नहीं तो आप पढ़ाई में अच्छे हैं या फिर आप किसी और ऐसी एक्टिविटी में अच्छे हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो ये आपको काफी एज देता है। नहीं खेला है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन खेला है तो आपको एज मिलती है ऑटोमेटिकली। और आपके पास में ऐसे कुछ रीजंस प्रिपेयर होने चाहिए आई को बताने के लिए कि आपने स्पोर्ट्स में टाइम नहीं दिया है, तो आपने ऐसी कौन सी प्रोडक्टिव हॉबीज और इंटरेस्ट में टाइम दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर ही होगा। सो कीप वॉचिंग। Please like, share, and subscribe these videos so I will get much more motivation. And I hope that, as usual, share तैयार है।